करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक इंडेक्स आप सभी का आता है जिसका नाम है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ये आ चुका है और हमेशा ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जिससे ये पता चलता है कि विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों के द्वारा पासपोर्ट जारी किया जाता है। तो वैश्विक गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के अंतर्गत पासपोर्ट की क्या स्थिति है, वीजा कैसे किसी देश को कैसे मिलता है। आप सभी को पता है कि यदि हमें किसी दूसरी देश में जाना है तो उसके लिए हमें वीजा अप्लाई करना पड़ता है, पासपोर्ट होना चाहिए हमारे पास। तो विश्व का कौन सा देश का पासपोर्ट की क्या पावर है ना, ये जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से हमें पता चलता है। तो आप सभी लोगों को से मैं आग्रह करूंगा साथ साथ मेरे नोट्स बनाते हुए आपको जरूर चलना है। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं उसके नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको चीजें याद होती हुई चलेंगी। ठीक है, जहां जहां पे जरूरत होगी मैं आपको लिखवाता भी जाऊंगा, आप लिखते हुए भी चलिएगा। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। देखो हम इस सेशन में ना करंट अफेयर्स के केवल वही पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी होगा आपका, है ना। इंडेक्स वगैरह से, सूचकांक वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं आने वाले समय पे एक लिस्ट भी आप लोगों को बनवा दूंगा जिसमें हम सारे इंडेक्स देख लेंगे और करंट अफेयर्स में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिएगा। बहुत बढ़िया से, बहुत इत्मीनान से, बहुत शॉर्टकट में जितना जरूरी है केवल उतना ही पढ़ाऊंगा। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात हम कर रहे थे। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पासपोर्ट का जुड़ाव है एक बार। तो नंबर 1 में है सिंगापुर। सिंगापुर जो है विश्व का सबसे पावरफुल इंडेक्स है। सिंगापुर कंट्री का जो पासपोर्ट है नंबर 1 में है इस रिपोर्ट के हिसाब से सिंगापुर। सिंगापुर सिंगापुर की रैंकिंग क्या है? नंबर 1। सिंगापुर की रैंकिंग क्या है? नंबर 1। दूसरे नंबर पे है दक्षिण कोरिया, सेकंड रैंकिंग पे है दक्षिण कोरिया। तीसरी रैंकिंग में है जापान। जापान, ये तीन देशों के जो पासपोर्ट है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है और तीनों ही देखिए एशिया के हैं, है ना। यानी कि आप एक चीज ये समझिए, जब इस देश के नागरिक विश्व के, जैसे सिंगापुर में जितने भी लोग हैं सिंगापुर का जिनके पास पासपोर्ट है, यदि विश्व में कहीं जाते हैं तो इनको तुरंत ही वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। वीजा ऑन अराइवल का मतलब है जब आप जैसे ही अराइवल करेंगे, आप यहां से अपने देश से बैठे, वीजा ऑन अराइवल, वहीं पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काम ही होता है आपको वेरीफाई करना और वीजा आपका अप्रूव करना। तो एयरपोर्ट में ही वीजा मिल जाता है, मतलब अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दिखाता है सिंगापुर की मजबूत कूटनीति, स्थिरता, वहां के शासन पे विश्वसनीयता, है ना। तो विश्व का सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड पासपोर्ट के तौर पे सिंगापुर का पासपोर्ट जाना जाता है। दक्षिण कोरिया में 190 देशों में जो है वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, 190 देश जो है वीजा ऑन अराइवल देते हैं और जापान में 189। तो मोस्ट पावरफुल। अब भारत की बात आएगी कि भाई हमारी क्या स्थिति है, तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी हमारी रैंक है 85 85 50वें नंबर पर है। पहले 2024 में 80वें नंबर पे थे, अब 50वें में आ गए हैं। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय यात्रा स्वतंत्रता प्रयासों को आप एक तरीके से पिछली बार की तुलना में इस बार रैंक काफी गड़बड़ हुई है। 2025 की रैंक कितनी है, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। हाँ, 2025 की रैंक है भारत की 85। अब देखो ओवरऑल आपको इसमें दो चीजें याद करनी, एक तो सिंगापुर याद कर लीजिए टॉप में है, दूसरा भारत की रैंक 85। पिछले साल कितनी थी? 80। ठीक है, पिछले साल 80 थी, इस बार 85 है। इतना दिमाग में बैठा लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल में भारत से यदि आप जाएंगे तो लगभग 57 देश है जहां पर भारत को वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। जैसे मैंने सिंगापुर को बताया कि 193 देश हैं, दक्षिण कोरिया को बताया 190 देश हैं, जापान का 189 देश है। वैसे ही यदि हम बात करते हैं भारत की तो 57 देश हैं आपके। ठीक है, अच्छा क्यों भारत को लेकर के अभी हमारी रैंकिंग क्यों परिवर्तित हुई, क्या कारण है इस समय?
तो अभी देख पा रहे होंगे कि पूरे वैश्विक स्तर पे भारत के जो, जैसे अभी हमारा पड़ोसी देखिए पूरी तरीके से अशांत है, और अब हाल ही के समय काल पे अभी द्विपक्षीय वीजा समझौते भी कम हुए हैं हमारे दूसरे देशों के साथ में। दूसरा, अभी आप देखिए जो खाड़ी देश है वहां पे अशांति का माहौल है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, या मध्य एशिया में आप देख लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान की स्थिति खराब ही है। तो दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों के साथ हमारी जो कूटनीतिक स्थिति है, थोड़ा सा उसमें ठहराव सा आया है। और एक तरीके से जो विकसित देश हैं, जैसे जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने एक तरीके से कई सारी चीजों में ना, जैसे H1 वीजा की बात करते हैं, कई सारे जो है अमेरिका के द्वारा भी प्रतिबंध लगाए गए हैं और यूरोपीय देशों ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। तो विकसित देश अपने जो इमिग्रेशन पॉलिसी है या प्रवेश नियम है उनको सख्त कर रहे हैं, और इसका प्रभाव अन्य देशों में भी पड़ रहा है। तो भारत अभी आर्थिक और भू राजनीतिक शक्ति जरूर बन रहा है, लेकिन हम अभी अपने आप को वैश्विक स्तर पर वीजा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अभी हम उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना बेहतर हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इस पे पूरा एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है ना। मेंस का भी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं। ये है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। किसके द्वारा जारी किया जाता है? IATA के द्वारा जारी किया जाता है। IATA एक संस्था है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तौर पे है। जारी करता कौन है? IATA। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट आप याद कर लो, सभी से आग्रह है इस फैक्ट को याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। नंबर 1 में सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे नंबर पे जापान है, फिर बाकी के देश भी हैं, जैसे यूरोपीय जो है जितने भी देश हैं साथ में जुड़े हुए हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, सब यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत की 85 रैंक है, पिछली बार 80 रैंक थी। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है किसी को। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह सुबह एक तो ये वाली क्लास जो है आप सभी इसका हिस्सा बनिए, बाकी आराम से इत्मीनान से क्लास आपके मतलब आप समझिए IAS और स्टेट PCS एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इस क्लास से निकलते जाएंगे। मैं रेगुलर आपको कंटेंट आपका एड ऑन करता जाऊंगा, आराम से पढ़ना है। ठीक है, चलो अगले टॉपिक की तरफ चले, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका हाँ, देखिए उड़ीसा के 2 तट हैं जिनको भी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। मैंने इससे पहले के सेशन में भी ब्लू फ्लैग के बारे में चर्चा की थी। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है, ब्लू फ्लैग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अभी उड़ीसा में आप सभी को पता है कि बंगाल की खाड़ी है ना, वहां पे जो समुद्र तट के किनारे बीचेज है ना, पुलिन बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे 2 बीच है, एक तो उड़ीसा में एक है सुनापुर बीच और एक है पुरी बीच, है ना, तट के किनारे, जहां पर जो है ये एक तरीके से प्राकृतिक संरचना होती है बीचेस। तो अभी इनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से प्रमाणित किया गया है। अब ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र कौन देता है? डेनमार्क में एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एक संस्था है, डेनमार्क में स्थित है, और ये इको लेबल को, मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बीच होते हैं, जितने भी पर्यावरण को ध्यान में रख करके जितने भी बीच होते हैं, उन बीचों को ये जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो पुरी के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत के 4 धामों में से एक धाम है। तो पुरी का जो बीच है उसको दिया गया है और सुनापुर बीच को दिया गया है। समुद्र तट में आप सभी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, समुद्र तटों को लेकर के काफी कार्य किया जा रहा है।
चाहे वो जल की गुणवत्ता को लेकर के हो, पर्यावरण प्रबंधन को लेकर के हो, सुरक्षा मानकों को लेकर के हो, और इको एजुकेशन की बात है, इन्वायरमेंट एजुकेशन की बात है, अवेयरनेस की बात है, इन सभी क्षेत्रों को सर्टिफाइड किया जाता है कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति और पर्यावरण के प्रति लगातार कार्य हो रहा है। तो दो बीच हैं आपके जिनको अभी हमने दिया है, एक तो सुनापुर बीच है, सुनापुर बीच और दूसरा है आपका सुनापुर बीच हो गया, दूसरा बीच आपका कौन सा है, पुरी बीच। इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। अभी इससे पहले महाराष्ट्र के समुद्र तटीय क्षेत्रों को दिया गया था। कौन देता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE। ये कहां पे अवस्थित है, डेनमार्क में, डेनमार्क का है आपका, ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये इको लेवल को तय करता है, ठीक है। तो सुनापुर बीज आपका पड़ता है गंजाम जिले में, गंजाम जिले में आपका ये पड़ता है। यहाँ पे लगातार काम किया गया स्वच्छता को लेकर के। जो रेत होती है यहाँ पे, आमतौर पे समंदर अपने साथ जो है यहाँ पे पूरा एक बीच बनाता है, नेचुरल बीच है ये आपका। तो यहाँ पे स्वच्छ रेत, नदियां बहुत सारी यहाँ पर मिलती हैं इस जगह पर, तो उसको लेकर कई सारे संरक्षण प्रयास किए गए। कचरा डिपोजिशन यहाँ पर ना हो उसको लेकर, जल गुणवत्ता को लेकर परीक्षण किए गए, सफाई वगैरह यहाँ पे बनी रहे, उन सब पे काम किया गया है। और पुरी का आपका गोल्डन बीच है, पुरी में गोल्डन बीच, पूरा नाम है इसका पुरी गोल्डन बीच, है ना। तो इसको भी लगातार कंटिन्यूअस ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया साफ सफाई को लेकर के। अब पुरी में देखिए सबसे ज्यादा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, तो वहां पे बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो तीर्थ स्थल के तौर पे है, तो पर्यटन स्थल भी है ये बड़े स्तर का। तो यहाँ पर भी लगातार काम किया गया स्मार्ट कचरा निवारण प्रणाली और सुरक्षा मापदंडों को लेकर के। भारत के वर्तमान में टोटल जो है 13 समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। टोटल अभी कितने हैं, 13। अच्छा, एक चीज समझिए, यदि किसी समुद्र तट को एक बार ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिल जाता है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा बना रहेगा, उसका समय समय पे ऑडिट होता रहता है ना, ऑडिट होता रहता है। और मतलब वो ऐसा नहीं है कि मिल गया तो मिल ही गया। अभी जो है टोटल 13 हो चुके हैं, है ना, ये प्रमाण पत्र आपको मिल गया है और ब्लू फ्लैग सूची में शामिल हो चुके हैं, और लगातार इस पे प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग कर रहे हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म बने, स्थानीय भागीदारी स्टैब्लिशमेंट हो, और इसलिए ये एक प्रयास इंटरनेशनल लेवल पे है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ये प्रमाण पत्र किया जाता है, डेनमार्क की संस्था है, ठीक है। तो एक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपको पता होना चाहिए। ब्लू फ्लैग वाला जो है आपको क्वेश्चन जानकारी होनी चाहिए, तो इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। सभी छात्रों से मेरा आग्रह है, सभी से आग्रह है, याद कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सक्रिय रहना है। बीच बीच में मैं चाहता हूं कि ये एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारी क्लास, रेगुलर आप लोगों सभी को कमेंट सेक्शन में भी बताते जाना है। कोई भी किसी तरीके की मन में दुविधा नहीं रखनी है आप लोगों को, है ना। बढ़िया से पढ़ना है, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, है ना। और जितने बच्चे फाउंडेशन कोर्स वाले हो, देखो ऐप में भी क्लास चल रही है। ये क्लास मास्टर कोर्स के अंतर्गत भी चल रही है फाउंडेशन बैच में। आप लोग यदि फाउंडेशन बैच का हिस्सा नहीं है, अब फीस की चिंता आपकी मैंने समाप्त कर दी है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बनना है, और सारी क्लासेस आपको वहां पर मिलेंगी, जितनी भी क्लासेस है। करंट अफेयर्स की क्लास हमारी यूट्यूब पे और फाउंडेशन कोर्स में दोनों जगह होगी, ठीक है। मास्टर कोर्स में हमारे दोनों जगह होगी। बढ़िया से हम पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस आराम से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, एग्जाम जब आएगा ना, उस टाइम पे आप तैयार रहने चाहिए पूरी तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए आधी अधूरी तैयारी रहे, तो पूरी तरीके से तैयार होकर के ही परीक्षा हॉल पे जाना है। बिल्कुल भी मन में कोई दुविधा नहीं रखना है। करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा, ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास है,
जो हमारा राज्य आधारित करंट अफेयर्स है उसमें भी मैं अलग से आपको सेशन लूंगा, ठीक है। राज्य आधारित करंट अफेयर्स हमारा अलग रहेगा। और सभी छात्रों को एक आग्रह में कर रहा हूं कि एक तो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके चैनलों में है ना, लेकिन आप लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आजाद आईएएस लाइव यूट्यूब चैनल का हिस्सा जरूर बनिए। ये चैनल पे आने के बाद हमेशा के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा, लाइव क्लासेस आपके मास्टर कोर्स में सारी हो रही है, क्योंकि मास्टर कोर्स में बहुत सारी क्लासेस हैं आपकी। वहाँ जीएस की क्लास भी है, करंट की क्लास भी है, आपकी इंटरव्यू की क्लास भी है, सीसेट की क्लास भी है, सारी क्लासेस हैं। तो उसमें भी मास्टर कोर्स में सारी क्लासेस देखनी है। जब भी आपके पास समय मिलता है, या तो जो शेड्यूल आपको दिया गया उस शेड्यूल पे आप जुड़ जाइए, अन्यथा जब भी समय मिलता है रिकॉर्डेड सेशन भी आपको हम हमेशा अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। पर बढ़िया से पढ़ना है, बिल्कुल मन में दुविधा नहीं रखनी है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं चाहते? फिर अगले क्वेश्चन में चले, अगली विषय वस्तु में चले। चल रही भाई, देखो ना कैसे। अपना रिफ्रेश करिए, आप एप्लीकेशन में क्लास चल रही है, मैं ऐप में ओपन किया है मैंने, ऐप में भी चल रही है, आप रिफ्रेश कर लीजिए। ऐप कई बार होता है ना, रिफ्रेश कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीबा जी गुड मॉर्निंग, दुर्गेश पटेल जी गुड मॉर्निंग, नाजनी जी गुड मॉर्निंग, सुमन जी गुड मॉर्निंग, अंजना जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। राजेश जी गुड मॉर्निंग। चलो, और सेशन चूंकि ये नया चैनल है, यहाँ पर क्लास आपकी आजाद आईएएस लाइव पर लाइव रहती है, बाकी रिकॉर्डेड सेशन सभी जगह मिलेगा इसका, है ना। ऐप में भी मिल जाएगा। क्लास चल रही है, जिसका क्लास ऐप में नहीं चल रहा हो रिफ्रेश कर ले, रिफ्रेश कर ले ऐप में, फाउंडेशन कोर्स में, मास्टर कोर्स में। इसलिए यूट्यूब और ये दोनों जगह क्लास हम दे रहे हैं। बाकी की क्लासेस सारी आपकी ऐप में होंगी, करंट अफेयर्स के अलावा बाकी क्लासेस सारी एप्लीकेशन की क्लास है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए समान अध्ययन वगैरह भी करना है ना, वो भी कंप्लीट करना है, इसलिए ऐप का हिस्सा बनना जरूरी है। अगले उसमें चलते हैं, अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। आप सभी को पता है भारत सरकार प्रयास कर रही है, चीता संरक्षण को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और चीता संरक्षण के दिशा में प्रोजेक्ट चीता चालू किया गया था, काफी सफल भी रहा प्रोजेक्ट चीता। नामीबिया से चीते लाए गए और फिर दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। अगेन अब फिर चीते लाए जा रहे हैं, 8 चीते लाए जा रहे हैं बोत्सवाना से, ठीक है। हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, बोत्सवाना और अंगोला की यात्रा में गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो उसी दौरान ये जो है आपका एक समझौता हुआ था, और ये पर्यावरण कूटनीति के तहत इसको आप देख सकते हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम के तौर पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट चीता कार्यक्रम। इसमें काफी कुछ बातें हो चुकी हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीजें जान चुके हो, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट चीता, तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद अब चीते आ रहे हैं बोत्सवाना से। कहां से आ रहे हैं? बोत्सवाना से, बोत्सवाना से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है ड्रमा बोका। एक काम करना है, मैप रट लेना है अपने दिमाग में, है ना। ड्रमा बोको, हाँ ड्रमा बोको नाम है। ड्रमा बोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी जब मिली थी तो वहां की राजधानी है गैबरोन। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबरोन। आपको राजधानियां याद होनी चाहिए आपको। दिमाग में राजधानियां, कोई भी देश है उसका मतलब एक मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा अफ्रीका में है, बोत्सवाना कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। बोत्सवाना कहाँ पे पड़ता है आपको पता होना चाहिए, अंगोला कहाँ पे पड़ता है आपको पता होना चाहिए। अब ये सब काम मैं करवा चुका हूँ। ज्योग्राफी की क्लास यदि आप करोगे तो सबसे पहला काम मैंने जो है पॉलिटिकल मानचित्रण ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का करवाया था। तो ये काम आपका है कि आप उसे बढ़िया से कर ले। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्रमा बोको के साथ गैबरोन में जो है द्विपक्षीय वार्ता की थी, और कई मुद्दों पे बातचीत हुई थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो रहा बोत्सवाना के द्वारा भारत को 8 चीते दिया जाना, ठीक है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना से चीते आ रहे हैं। बोत्सवाना से कितने आ रहे हैं? 8 चीते लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। 8 चीते कहां से आ रहे हैं? बोत्सवाना से। बैठा लीजिए दिमाग में इसको भी।
ठीक है, तो ये एक तरीके से आप समझिए कि मतलब अभी आ चुके हैं, आ ही रहे हैं, इसको लेकर प्रॉपर एक प्रोग्राम होगा और ये राजनयिक परिस्थिति की महत्ता को दिखाया जाएगा और भारत का प्रोजेक्ट चीता की महत्वाकांक्षी पहल के अंतर्गत है। 1952 में भारत से चीते विलुप्त हो गए थे, ठीक है, लेकिन अब भारत चाह रहा है कि वन्य जीवों में जो भी चीजें भारत में रही है सबको जो है संकटग्रस्त प्रजातियों को भारत में लाया जाए। तो घास भूमि जो है चीतों के अनुकूल रहे, इको टूरिज्म को बढ़ाना, है ना, जन जागरूकता को बढ़ाना, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ाना, अफ्रीका देशों के साथ सहयोग स्टैब्लिशमेंट करना, इनको कई दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। सबसे पहली बार चीते नामीबिया से लाए गए थे और कहां पे स्टैब्लिशमेंट किया था हमने? मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर स्टैब्लिशमेंट किया गया था। फिर उसका एक्सटेंशन किया गया गांधी जो उसके साथ जुड़ा हुआ है अभयारण्य वगैरह में, तो वो धीरे धीरे चीतों का एक्सटेंशन भी होता जा रहा है। बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी जंगली चीतों की आबादी बोत्सवाना में रहती है, मतलब बोत्सवाना में चीते बहुत बड़ी संख्या में है। वहां से थोड़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी, सवाना अनुकूल यहाँ पे चूंकि पूरी की पूरी जलवायु है, तो भारत में भी वही जलवायु पाई जाती है, तो इस प्रकार चीते आके यहाँ पे सरवाइव भी करेंगे, है ना, और दोनों देशों के बीच में संरक्षण सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत सरकार के द्वारा 1952 में जो चीता विलुप्त हो गए थे उनको रीस्टैब्लिशमेंट करने के लिए 2022 में प्रयास चालू किया गया। पहले नामीबिया से लाए गए, फिर दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, अब नए चीते बोत्सवाना से आ रहे हैं और 8 चीते लेकर के हम आ रहे हैं बोत्सवाना से। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत इसी नवंबर 2025 में होना है ये काम। ठीक है, गैब्रोन बोत्सवाना से ये चीतों का आगमन होना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? याद करते जाइए, रटते जाइए याद करते जाना है, रटते जाना है। मैं जो जो चीजें आपको बताता जाऊं अपने दिमाग में बैठा के चलते रहना है। एक टॉपिक अभी मैं बताऊंगा जो मेंस में आप उपयोग कर सकते हो। देखो, मैं चाह रहा हूं कि केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड रह के ही ना पढ़ें, साथ साथ मेंस में भी करंट यदि आप जोड़ देते हो ना तो काम बहुत हो जाता है। इसलिए कुछ चीजें मैं आपको मेंस ओरिएंटेड भी बताऊंगा। ये भी जोड़ सकते हो, जैसे अब ये आपका एनवायरनमेंट के अंतर्गत आप इसको जोड़ के देख सकते हो, है ना। राजेश जी, अभी नवंबर में आ रहे हैं 8 चीता, मई में कहां से आ गए? ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब एक चीज और दिमाग में बैठाइए, आप सभी को पता है मैंने आप लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ाया है, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइंस एंड टेक में टॉपिक है आपका। तो हमारे जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी हैं, और अभी उन्होंने बताया कि भारत अब इनोवेशन के क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है ना, डिफेंस के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, मल्टीपल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अभी हमने पेटेंट आवेदन किए बहुत सारे, पेटेंट आवेदन। पेटेंट आवेदन आपको मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बताया था कि कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। अभी भारत ने लगभग 64,000 से ज्यादा पेटेंट दाखिल किए हैं और दुनिया के 6 देशों में आ चुके हैं, टॉप 6 क्षेत्रों में। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की वैश्विक नवाचार परिस्थिति तंत्र में हमारी ये जो स्थिति है, हम लगातार अब टेक के क्षेत्र में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रहे हैं, और साथ में हमारी कोशिश ये है कि जो भी रहे उसका पेटेंट हमारे पास रहे। ठीक है, तो भारत में बहुत तेजी से स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है, आप सभी पढ़े, बड़े बड़े स्टार्टअप आ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, विज्ञान पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो पेटेंट आवेदन भी बहुत तेजी से सरकार की मतलब बढ़ते जा रहे हैं। और पेटेंट एक आर्थिक संपत्ति होती है किसी भी देश की। यदि हम किसी भी कार्य को यहाँ पर इनोवेट करते हैं और उसका पेटेंट करवा लेते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, आर्थिक मूल्य होता है
है ना। तो तकनीकी के क्षेत्र में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएंगे और विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कार्य होना बहुत जरूरी था। लगभग 64,000 प्लस पेटेंट आवेदन हुए हैं, 64,000 से ज्यादा पेटेंट आवेदन हुए। वर्ल्ड में 6वें नंबर पर पेटेंट फाइलर भारत बन चुका है, 6वें नंबर पे, टॉप 6वें नंबर पे, ठीक है। तो ये जब हम पेटेंट ज्यादा से ज्यादा करवा लेंगे, है ना, तो इससे क्या होता है, एक तो वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ती है किसी भी देश की, दूसरा घरेलू क्षमता निर्माण में वृद्धि दिखाता है कि अब धीरे धीरे भारत जो है कोई भी तकनीकी, देखो तकनीकी जिसके पास है वही लीड कर रहा है वर्ल्ड को। तो तकनीकी, घरेलू क्षमता निर्माण में वृद्धि, राष्ट्रगत नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप काम होता है। अब आज के टाइम पे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है भारत विश्व का में ज्यादा से ज्यादा अपने पेटेंट करे और पेटेंट करके ही अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कराए। तो दुनिया का सबसे बड़ा 6 लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर बन गया है। अब जब कभी भी आप मेंस का कोई भी क्वेश्चन लिखिए जिसमें इकोनॉमी की बात हो, जिसमें साइंस टेक की बात हो, तो आप उस क्वेश्चन में ना ये चीज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ऐड करके भी देख सकते हैं, आप इसको लिखिए, इस चीज को ऐड करिए, ठीक है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो 81 है, ठीक है। अभी शायद 38 हो गई है क्या भारत की रैंक, अभी एग्जैक्टली मैं इसको देख लूंगा, है ना। पहले 81 हुआ करती थी, 81 शायद 38वें नंबर पे आ चुके हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक अब 38 आ चुकी है। लगातार हमारी रैंकिंग में सुधार हो रहा है, तो मैं सुधार रैंक एक बार मैं अलग से आपको सारी बता दूंगा। इनको भी आपको, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, है ना, जो भी इंडेक्स होते हैं इनको भी आपको ऐड करना है, इनको भी दिखना है। स्टार्टअप, स्किल इंडिया, और जो हमारा अनुप्रयोगिक विज्ञान है, इसरो किस गति से आगे बढ़ रहा अंतरिक्ष क्षेत्र में, या नवाचार विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो एआई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बड़े बड़े स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं। एडटेक है, फिनटेक है ना। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी को हर जगह पे यूज कर रहे हैं हम, फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो स्किल ऐड होता जा रहा है। इससे सरकार की फंडिंग, मेंटरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के लिए बहुत सारे नए अवसर भी स्टैब्लिशमेंट होते जा रहे हैं। तो पेटेंट आवेदक कितने हो गए, 64,000, ठीक है। दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ये, और इसको मेंस में भी आप यूज कर सकते हो, ये डेटा आपका मेंस के पर्पज से भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखो स्टेट करंट अफेयर्स में भी मैं अलग से कंटेंट आपको बताऊंगा। जैसे अभी बिहार इलेक्शन हुए हैं आपके, उसका क्या परिणाम वगैरह सारी चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे तो खबरों के दृष्टिकोण से बहुत कुछ आपने सुन लिया होगा, मीडिया में बहुत कुछ चला। अभी जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, उसको सब स्टेट करंट अफेयर्स में कवर करूंगा मैं। तो स्टेट करंट अफेयर्स को अलग से आप लोगों को देखना है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर देख लेते हैं, एक और खबर देख लेते हैं। बहुत सारे अभ्यास होते रहते हैं आपके, है ना, कई सारे आपके अभ्यास होते रहते हैं, सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। तो सैन्य अभ्यासों में एक अभ्यास होता है आपका गरुड़, गरुड़ सैन्य अभ्यास, गरुड़ 2025। ये वायु सैन्य अभ्यास है, वायुसेना के द्वारा किया जाता है और भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़, नाम ही है गरुड़। गरुड़ भगवान विष्णु का जो है वाहन है और पक्षियों का एक तरीके से राजा है ना, पक्षियों का राजा भी है। तो गरुड़ जो है ये सैन्य अभ्यास है, एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ऐसे ही अभ्यास मालाबार है। अभ्यास मालाबार जो होता है ना आपका, वो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों के बीच में होता है। वो 9 सैन्य अभ्यास है। तो सैन्य अभ्यासों में भी आपको कैटेगरीफाइज रखना है। मैंने जो एक बुक आप लोगों को बताई है, इसकी ई पीडीएफ अवेलेबल है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। इसमें मैंने एक लिस्ट बना दी है पूरी सैन्य अभ्यासों की लास्ट में, है ना, मास्टर करंट अफेयर्स में। इसमें लास्ट में एक पूरी लिस्ट ही बना दी है कि कौन सा सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है। सैन्य अभ्यास का प्रॉपर एक चैप्टर ही दिया है, बहुत डिटेल में वहां पे बता दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी भारत फ्रांस रणनीतिक सहयोग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं।
द्विपक्षीय जो हमारी रक्षा तकनीकी, विमानन सहयोग, सैन्य अनुसंधान, संयुक्त अभियान जो आपस में होते हैं, उन सब के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है एक तो सुकोई है हमारा, है ना, सुकोई 30 MKI, एक तो ये है, और फ्रांस का राफेल है। तो जब वायुसेना जाती है तो भैया अपने अपने जो है लड़ाकू विमानों के साथ ही जाती है, ताकि उनको लेकर के ही। तो अभी सुकोई है, पहले मिग था, मिग को तो रिटायर कर दिया गया है। सुकोई 30 MKI एक तो ये है, और राफेल जेट्स है ना। तो आपस में देखते हैं कि कितना आपस में कोऑर्डिनेशन बनता है, पारस्परिक संगतता कितनी बनती है, इंटर ऑपरेशनबिलिटी कितनी है, हवाई युद्ध अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए, हाई इंटेंसिटी मिशन प्लानिंग की जाती है, हवा में ही ईंधन को कैसे भरा जाए। मान लीजिए युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान हवा में ही ईंधन भरना है, तो इन सब की प्रैक्टिस होती रहती है। सामरिक प्रशिक्षण और संयुक्त मिशन अभ्यास के तौर पे भी इसको देख सकते हैं। भारत की एयरफोर्स विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, और हम बहुत शक्तिशाली वायुसेना अपने पास है, और लगातार उसकी शक्ति में वृद्धि भी होती जा रही है। फ्रांस का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि राफेल अभी हमें फ्रांस से ही मिले हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ सैन्य अभ्यास है, और ये एक तरीके से रक्षा कूटनीति के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। अभी 16 तारीख से 27 नवंबर तक आपको ये पूरा प्रैक्टिस होनी है। कहां पर होनी है? फ्रांस में। फ्रांस में मोंट डी मार्सन एयरबेस है, वहां पर आपको एक्सरसाइज होनी है। ठीक है, अभ्यास का नाम रखा गया एक्सरसाइज गरुड़ा, है ना, एक्सरसाइज गरुड़ा 2025 के नाम से, गरुड़, है ना। तो गरुड़ा ही है एक तरीके से, उसी तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तो गरुड़ अभ्यास है आपका ये। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो हमने पढ़े आज के सेशन में, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको किसी तरीके की समस्या ना आए। आराम से पढ़िए, याद करते हुए चलिए, है ना। कोई मन में दुविधा नहीं रखनी है, जब तक मैं हूं बढ़िया से आपको कंप्लीट कराऊंगा। कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। सब कुछ बहुत आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहना है। तो अब हमारा जो क्लास रहेगा ये रेगुलर रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, आपको मिलता रहेगा, आप इसका हिस्सा बने रहिए। ठीक है, चलिए।